आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में हम सब ने एक न एक बार जरूर सुना होगा। वो व्यक्ति दुनिया भर में बहुत विख्याति बटोर रखा है। वो है दलाई लामा। दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 तिब्बत में हुआ। वो तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु हैं। वर्ष 1939 में तिब्बत पर चीन के हमले के बाद परम पूज्य दलाई लामा से कहा गया कि वह पूर्ण राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले लें और उन्हें दलाई लामा का पद दे दिया गया। चीन यात्रा पर शांति समझौता व तिब्बत से सैनिकों की वापसी की बात को लेकर 1954 में वह माओ जेडांग, डेंग जियोपिंग जैसे कई चीनी नेताओं से बातचीत करने के लिए बीजिंग भी गए थे। परम पावन दलाई लामा के शांति संदेश, अहिंसा, अंतरधार्मिक मेल मिलाप, सार्वभौमिक उत्तरदायित्व और करुणा के विचारों को मान्यता के रूप में 1949 से अब तक उनको 60 मानद डॉक्टरेट, पुरस्कार, सम्मान आदि प्राप्त हुए हैं। 14वें दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के समीप छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता किसान थे। जब वे केवल 2 वर्ष के थे तो बौद्ध खोजी दल ने संकेतों एवं स्वप्नों के आधार पर उन्हें दलाई लामा के अवतार के रूप में पहचान लिया और 4 वर्ष का होने से पूर्व उन्हें गद्दी पर बिठा दिया। उन्होंने बौद्ध मठ से शिक्षा ग्रहण की तथा बौद्ध दर्शन से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1950 में जब वे 15 वर्ष के थे तो माओ की नवस्थापित साम्यवादी सरकार तिब्बत में घुस आई। दलाई लामा के पास सभी प्रमुख शक्तियां थीं, फिर भी वो चीनी सेनाओं से जीत नहीं पाए। मार्च 1959 ने तिब्बत में हो रहे विद्रोह को कुचल दिया, जिसके कारण 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो को भारत आना पड़ा। 1949 में इस विद्रोह में हजारों तिब्बती विद्रोही मारे गए। दलाई लामा ने हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर धर्मशाला में आश्रय लिया, जिसे अब तिब्बत की निर्वासित सरकार का घर माना जाता है। उनके साथ करीब 80,000 तिब्बती भी आए, वे भी आसपास बस गए। दलाई लामा ने तिब्बतियों के संघर्ष को दुनिया के सामने रखा एवं उनकी संस्कृति के संरक्षण का हर संभव प्रयास किया। उनकी अपील पर संयुक्त राष्ट्र में भी इस विषय को कई बार उठाया गया। तिब्बती लोगों के बचाव की अपील की गई। वो देश विदेश के जाने माने धार्मिक, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक हस्तियों से मिल चुके हैं। उन्होंने अपने तिब्बत के लिए मध्यम मार्ग सुझाया है। 1987 में उन्होंने तिब्बत को शांति क्षेत्र के रूप में स्थापित कहते हुए पंचसूत्रीय योजना प्रस्तुत की। सन 1984 में उनकी पुस्तक काइंडनेस, क्लैरिटी एंड इंसाइट प्रकाशित हुई। सन 1989 में जब उन्हें विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया तो चीन भौंचक्का रह गया। उसे शायद यह पता नहीं था कि दलाई लामा को विश्व में कितने आदर के साथ देखा जाता है। दलाई लामा लियोपोल्ड लुकस पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। विश्व के अनेक देशों में उनका स्वागत तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में ही होता है। उनकी निर्वासित सरकार का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर, जिसे मिनी ल्हासा के नाम से जाना जाता है, जहां वह 1960 से ही रह रहे हैं। तिब्बती जनता के धर्मगुरु 14वें दलाई लामा अर्थात तेंजिन ग्यात्सो आज मानव प्रेम, शांति, अहिंसा, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा एवं विश्व बंधुत्व के प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें करोड़ों भारतीय एवं तिब्बतियों के साथ दुनिया के लगभग सभी देशों के उदारवादी नागरिकों का स्नेह तथा सम्मान प्राप्त है। लोकतंत्रकरण की प्रक्रिया 1963 में परम पावन दलाई लामा ने तिब्बत के लिए एक लोकतांत्रिक संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसके बाद परम पावन ने इसमें कई सुधार किए। हालांकि मई 1990 में ही दलाई लामा द्वारा किए गए मूलभूत सुधारों को एक वास्तविक लोकतांत्रिक सरकार के रूप में वास्तविक स्वरूप प्रदान किया जा सका। इस वर्ष अब तक परम पावन द्वारा नियुक्त होने वाले तिब्बती मंत्रिमंडल, काशग और 10वीं संसद को भंग कर दिया गया और नए चुनाव करवाए गए। निर्वासित 11वीं तिब्बती संसद के सदस्यों का चुनाव भारत व दुनिया के 33 देशों में रहने वाले तिब्बतियों के एक व्यक्ति एक मत के आधार पर हुआ। धर्मशाला में केंद्रीय निर्वासित तिब्बती संसद में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित कुल 46 सदस्य हैं। 1992 में परम पावन दलाई लामा ने यह घोषणा की कि जब तिब्बत स्वतंत्र हो जाएगा तो उसके बाद सबसे पहला लक्ष्य होगा कि एक अंतरिम सरकार की स्थापना करना, जिसकी पहली प्राथमिकता यह होगी तिब्बत के लोकतांत्रिक संविधान के प्रारूप तैयार करने और उसे स्वीकार करने के लिए एक संविधान सभा का चुनाव करना। इसके बाद तिब्बती लोग अपनी सरकार का चुनाव करेंगे
और परम पावन दलाई लामा अपनी सभी राजनीतिक शक्तियां नवनिर्वाचित अंतरिम राष्ट्रपति को सौंप देंगे। वर्ष 2001 में परम पावन दलाई लामा के परामर्श पर तिब्बती संसद ने निर्वासित तिब्बती संविधान में संशोधन किया और तिब्बत के कार्यकारी प्रमुख के प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया। निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख अपने कैबिनेट के सहयोगियों का नामांकन करता है और उनकी नियुक्ति के लिए संसद से स्वीकृति लेता है। पहले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख ने सितंबर 2001 में कार्यभार ग्रहण किया। विश्व शांति अपने निर्वासन के बाद दलाई लामा भारत आ गए और उन्होंने तिब्बत में हो रहे अत्याचारों का ध्यान पूरे विश्व की तरफ खींचा। भारत में आकर वो धर्मशाला में बस गए, जिसे छोटा ल्हासा भी कहा जाता है, जहां पर उस समय 8,000 तिब्बती शरणार्थी भारत आए थे। दलाई लामा भारत में रहते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से सहायता की अपील करने लगे और संयुक्त राष्ट्र ने भी उनका प्रस्ताव स्वीकार किया। इन प्रस्तावों में तिब्बतियों के आत्मसम्मान और मानवाधिकार की बात रखी गई। 1987 में अमेरिका में आयोजित बैठक में दलाई लामा ने शांति प्रस्ताव रखा, जिसे जोन ऑफ पीस भी कहते हैं। इस प्रकार से चीन के साथ संघर्ष की समाप्ति हो गई। 1951 में दलाई लामा ने तिब्बत लौटने की इच्छा जाहिर की ताकि चीन और तिब्बत के बीच समझौता कर सके, लेकिन लोगों ने उन्हें जाने से रोका। दलाई लामा ने इसके बाद विश्व शांति के लिए विश्व के 50 से भी ज्यादा देशों का भ्रमण किया, जिसके लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। 2005 और 2008 में उन्हें विश्व के 100 महान हस्तियों की सूची में भी शामिल किया गया। 2011 में दलाई लामा तिब्बत के राजनीतिक नेतृत्व पद से सेवानिवृत्त हो गए। 14वें दलाई लामा ने पूरे विश्व में लामाओं को मशहूर कर दिया, जिसके कारण लोग लामाओं का सम्मान करने लगे हैं। दलाई लामा वर्तमान में सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और उनके विचारों को पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। दलाई लामा के जीवन पर कई डॉक्यूमेंट्री और फिल्में भी बन चुकी है। 5 सूत्रीय शांति योजना 21 सितंबर 1987 को अमेरिकी कांग्रेस, यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस इन वॉशिंगटन के सदस्यों को संबोधित करते हुए परम पावन दलाई लामा ने 5 बिंदुओं वाली निम्न शांति योजना रखी। समूचे तिब्बत को शांति क्षेत्र में परिवर्तित किया जाए। चीन उस जनसंख्या स्थानांतरण नीति का परित्याग करे जिसके द्वारा तिब्बती लोगों के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो रहा है। तिब्बती लोगों के बुनियादी मानवाधिकार और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। तिब्बत के प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व पुनरुद्धार किया जाए और तिब्बत को नाभिकीय हथियारों के निर्माण व नाभिकीय कचरे के निस्तारण स्थल के रूप में उपयोग करने की चीन की नीति पर रोक लगे। तिब्बत की भविष्य की स्थिति और तिब्बत व चीनी लोगों के संबंधों के बारे में गंभीर बातचीत शुरू की जाए। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।